हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की हिस्ट्री की जो बुक है बीए थर्ड ईयर की 1871 टू 1990, जिस बुक का कोड है हिस्ट्री 305, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3। तो आपका जो टॉपिक नंबर 3 है वो है जर्मनी के एकीकरण के बारे में, कि जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र के रूप में उत्थान के बारे में। इस जो आपका ये टॉपिक है इससे रिलेटेड हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम बिस्मार्क के द्वारा लड़े गए या जर्मनी के द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। एकीकृत राष्ट्र के रूप में उनको कौन कौन से जो है वो युद्धों का जो है वो सामना करना पड़ा। बिस्मार्क के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर ही ली थी, परंतु आज के वीडियो में भी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे तो आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी फुल डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई थी स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो 1825 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी इनकी 1898 में। और ये जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र के रूप में उठाई। जर्मनी के लिए इन्होंने जो है 1890 तक जो है वो कार्य किया, परंतु यहाँ के राजा विलियम द्वितीय से मतभेद होने के कारण जो है इनको जो है अपना त्याग पत्र जो है वो देने पड़ा 1890 में। वो प्रजातंत्र के विरोधी थे तथा राजतंत्र के समर्थक थे, और राजतंत्र के समर्थक वो अपनी केवल अपनी पत्नी के जो है कारण थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो राजतंत्र का समर्थन करती थी और उनका विवाह हुआ था 1847 में। वो एक महान कूटनीतिज्ञ थे और उनके ही कारण जो है जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव हो पाया। अब हम बात करते हैं कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने जो है प्रेशिया के 3 सम्राटों के अधीन कार्य किया। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे पहले, फिर थे विलियम प्रथम आए और लास्ट में जिनके अधीन उन्होंने त्याग पत्र दिया वो थे विलियम द्वितीय। बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्न अथवा प्रेशिया द्वारा लड़े गए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि प्रेशिया के द्वारा कौन कौन से जो युद्ध लड़े गए। जो मुख्यतः प्रेशिया के द्वारा जो है स्टूडेंट्स 3 युद्ध लड़े गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप सबसे पहले बिस्मार्क के बारे में लिखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आप जर्मनी के एकीकरण में बाधा लिखेंगे कि कौन कौन से बाधक थे, और उसके बाद आप लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्न के लिए प्रेशिया के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। मुख्यतः 3 युद्ध लड़े। वैसे तो आपका 10 मार्क्स के लिए ये युद्ध ही इनफ है, पर आपको हर एक मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके पेपर में प्रोवाइड करना होता है ताकि आपके मार्क्स जो है वो अच्छा है। अब स्टूडेंट्स आपको पेजेस की कमी लग रही है तो आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे अधिक से अधिक, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसको आप इजीली बता सके कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो आती है, अच्छी तरह अपनी थिंकिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले उसने लड़ा डेनमार्क से युद्ध। प्रेशिया ने सबसे पहले किससे, बिस्मार्क के नेतृत्व में सबसे पहले किसके साथ लड़ा, डेनमार्क से। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। क्या क्या कारण थे प्रेशिया के डेनमार्क से युद्ध के? पहला था डेनमार्क पर आक्रमण करके प्रेशिया की सैनिक शक्ति की साख जो है वो परख करना चाहता था। वो देखना चाहता था बिस्मार्क की प्रेशिया की जो सैनिक शक्ति है वो सक्षम है भी या नहीं है। दूसरा था वे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने का अवसर प्राप्त करना चाहता था। वो जानता था अगर वो डेनमार्क के साथ युद्ध करेगा तो उसकी सैनिक शक्ति अच्छी होगी और तभी वो ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो युद्ध कर पाएगा। अब इसकी कुछ घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यतः इसके जो है 2 आप इसमें जो है वो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिसके अधीन डेनमार्क जो है वो युद्ध हुआ है। सबसे पहला आता है सेल्स्विंग और दूसरा आता है होल्स्टीन। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट नेम है, बट आप लिखकर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देन आप पेपर में लिखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये दोनों जो थे वो डचियों पर डेनमार्क के शासक ड्यूक के रूप में जो है वो शासन करता था, परंतु ये दोनों इससे अलग होना चाहते थे। तो ये जो 2 राज्य थे इन पर जो है डेनमार्क का जो शासक था ड्यूक के रूप में जो है वो शासन करता था, परंतु ये दोनों जो थे वो डचियों से अलग होना चाहते थे। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला था होल्स्टीन। जो है होल्स्टीन है वहां के सभी निवासी जर्मन थे, जबकि सेल्स्विंग के जो है अधिक निवासी जो जर्मन थे, परंतु कुछ निवासी जो थे वो डेनिश लोग भी जो थे वो शामिल थे। तो ये 2 मुख्य कारण थे, होल्स्टीन और सेल्स्विंग का जो है वो डचियों से अलग होने का कारण। फिर आता है इनमें कुछ आंदोलन आरंभ हो गए। अब आंदोलनों के कारण जो है 1852 में जो है लंदन इसमें हस्तक्षेप करता है और 1852 में जो है वो लंदन की संधि होती है। अब लंदन की संधि में क्या होता है, लंदन की संधि में डेनमार्क के जो शासक है फ्रेडरिक सप्तम को इन दोनों डचियों का ड्यूक मान लिया गया। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, आप पेपर में इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे कि लंदन की संधि के कारण क्या हुआ। लंदन की संधि के कारण जो है वो डेनमार्क का जो शासक है
फ्रेडरिक सप्तम को इन दोनों डचियों का जो है ड्यूक मान लिया गया, परंतु इनको अपने राज्य में मिलाने का उसको जो है वो मना कर दिया गया। बोला गया कि आप इसका ड्यूक तो बनकर रहेंगे, ड्यूक में इसके एक प्रतिनिधि बनकर रहेंगे, परंतु आप इसको अपने राज्य में नहीं मिला सकते हैं। होल्स्टीन पहले की भांति जर्मन संघ जो है वो सदस्य बन रहा। फिर आता है दूसरा कारण, फिर क्या थे दूसरी संधि में के दूसरा जो था क्या शर्त थी, वो थी 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने एक नवीन विधान तैयार किया और उसके अनुसार उसने सेल्सविन को डेनमार्क के साथ मिलाने और होल्स्टीन को स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना बनाई। अब 1863 में क्या हुआ, डेनमार्क का जो शासक था फ्रेडरिक सप्तम, उसने क्या योजनाएं बनाई, उसने जो योजना बनाई, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो सेल्सविन था उसमें अधिक निवासी तो जर्मन थे, परंतु कुछ निवासी क्या थे, कुछ निवासी जो थे वो डेनिश भी बोलते थे, डेनिश लोग भी शामिल थे। अब इसने क्या किया, फ्रेडरिक सप्तम ने, इसने बोला कि जो सेल्सविन है उसको डेनमार्क के साथ मिलाने की इसने योजना बनाई और जो होल्स्टीन है जिसमें पूरे के पूरे जो निवासी थे वो जर्मन ही थे, उसको उसने स्वतंत्र करने की योजना बनाई। नवंबर 1863 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब नया शासक सामने आया और जो नया शासक था वो था उसका बेटा क्रिस्टियन नोम, डेनमार्क का शासक बना। उसने सेल्सविन को अपने राज्य में मिला लिया, परंतु बिस्मार्क इसके जो था वो विरुद्ध था, क्योंकि अब उसने भी क्या किया, उसने सेल्सविन को अपने डेनमार्क में जो है शामिल कर लिया, परंतु जो बिस्मार्क था वो इसकी नीति के जो था वो विरुद्ध था। अब इसका क्या कारण था, पहला जो कारण था वह स्वे डचियों पर अधिकार करके उसे प्रेशिया में मिलाना चाहता था। वह संपूर्ण डचियों को ही जो है किसमें शामिल करना चाहता है, प्रेशिया में, ताकि उसकी सैनिक शक्ति जो है अधिक हो जाए और वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर पाए। दूसरा था वो ऐसे राजकुमार का समर्थन नहीं करना चाहता था जो ऑस्ट्रिया का मित्र हो। अब जो क्रिस्टियन नोम था जो डेनमार्क का शासक था वो ऑस्ट्रिया का मित्र था, परंतु जो बिस्मार्क था वो ऐसे राजकुमार का जो है वो समर्थन नहीं करना चाहता था जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हो, ऑस्ट्रिया के साथ हो, ऑस्ट्रिया का मित्र था, ठीक है, वो उसका समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि डेनमार्क के युद्ध के बाद जो है वो प्रेशिया किस पर आक्रमण करेगी, प्रेशिया आक्रमण करेगी ऑस्ट्रिया पर। अंततः ऑस्ट्रिया प्रेशिया। अब डेनमार्क के युद्ध में एक सबसे बड़ी जो बात ये है कि डेनमार्क के युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रेशिया ने मिलकर जो है वो डेनमार्क के खिलाफ जो युद्ध आरंभ कर दिया। अब डेनमार्क की हार हुई और 14 अगस्त 1865 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और प्रेशिया के बीच गैस्टीन, ठीक है, गैस्टीन की संधि हुई, विराम संधि हुई। इस विराम संधि के फलस्वरूप जो है वो युद्ध जो है वो विराम कर दिया जाता है। अब इसके अनुसार क्या बोला गया, इसके अनुसार बोला गया कि जो सेल्सविन पर प्रेशिया का अधिकार होगा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया। तो ये थे आपका डेनमार्क से युद्ध जो प्रेशिया ने लड़ा और इसमें ऑस्ट्रिया और प्रेशिया साथ में रहे और इसकी कई घटनाएं थी, कई कारण थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन आपका जो युद्ध आता है प्रेशिया का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध जो हुआ था 1866 ईस्वी में। अब इसके क्या कारण थे, इसके मुख्यतः 4 कारण थे। पहला था ऑस्ट्रिया आर्थिक संघ से सम्मिलित होने का इच्छुक। अब जो ऑस्ट्रिया था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो निभाया था वो जोलब्रीन ने निभाया था। जोलब्रीन जो है वो एक आर्थिक संगठन है, एक आर्थिक संगठन है जिसमें जर्मनी के कई राष्ट्र जो थे वो शामिल थे। अब ऑस्ट्रिया और उस संगठन में जो है वो प्रेशिया के बिस्मार्क जो है वो अपना नेता माना गया था, परंतु ऑस्ट्रिया जो था वो इस आर्थिक संघ में शामिल होना चाहता था, परंतु बिस्मार्क जो था वो इसका विरोधी था। दूसरा था हेस की समस्या। अब हेस का जो शासक था उसने जो है अपने शासन अपने राज्य में एक नवीन संविधान लागू किया, परंतु जो उदारवादी थे वो उसके विरुद्ध थे। अब बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने जो है हेस के शासक का समर्थन किया, परंतु ऑस्ट्रिया ने जो है हेस की जनता का समर्थन किया, जिसके कारण इन दोनों में जो था वो मतभेद आरंभ हो गया। बिस्मार्क की कूटनीति। अब बिस्मार्क जो था वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसको जर्मनी का एकीकरण करना है तो वो केवल और केवल जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी से खदेड़ कर ही संभव है। इसलिए बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, बिस्मार्क ने आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिस्मार्क में डेनमार्क का युद्ध केवल और केवल अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए और ऑस्ट्रिया से युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए लड़ा था। दूसरा था फोर्थ था आपका
तत्कालीन कारण। अब कई तत्कालीन कारण भी थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था सेल्जविक और होल्स्टीन की समस्या, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो होल्स्टीन में जो है वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जो था बिस्मार्क ने उसको जो पत्र भी लिखा था, परंतु ऑस्ट्रिया ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण भी दोनों राज्यों में मतभेद जो था वो आरंभ हो गया। अब इस युद्ध की कुछ घटनाएं भी हैं। पहली है, यह युद्ध जून 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ और केवल 7 सप्ताह तक चला, इसलिए उसको 7 साप्ताहिक युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा है, इस युद्ध में किसी भी यूरोपीय शक्ति ने ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। पहली बात यह आ गई कि यह युद्ध 7 दिन तक चला, इसलिए 7 सप्ताहिक कहा जाता है। दूसरा, इस युद्ध में किसी भी यूरोपीय शक्ति ने ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो हर एक राज्य में अपनी नाक घुसेड़ रहा था। दूसरा आता है, प्रेशिया का संचालन जनरल वॉन मेल्डके के हाथ में था, के हाथ में था, जो काफी अच्छे जो द्वारा से उन्होंने जो है वो इसका संचालन किया। युद्ध के 3 दिन के अंदर हैनोवर, ड्रेस्टेन, कैसल और सैक्सनी पर उसने जो है वो अधिकार कर लिया। आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो रही है तो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में आपको फोटो भी प्रोवाइड की है, आप अच्छे से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। वहमिया पर प्रेशिया ने आक्रमण कर दिया। 3 जुलाई 1866 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य सेडोवा के स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो उस युद्ध में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ऑस्ट्रिया जीत जाए, पर जैसे ही प्रेशिया का राजकुमार उस युद्ध में आया, उसने ऐसी बाजी पलटी की शाम होते ही जो है जो प्रेशिया है वो इस युद्ध में जो है वो जीत गई और सेडोवा के इस भयंकर युद्ध में प्रेशिया की जो है वो जीत होगी। अब युद्ध के क्या परिणाम निकले? युद्ध के ये परिणाम निकले कि प्रेग की संधि हुई। अब बिस्मार्क एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था, वो जानता था कि प्रेग की संधि की जो उसकी शर्तें हैं उसको जो है वो सरल रखना होगा, उनको कठोर नहीं करना है। इसलिए 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्रेग की संधि हुई। दोनों देशों में इस पर हस्ताक्षर किए। बिस्मार्क ने संधि की शर्तों को जो है वो नरम रखा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बिस्मार्क ने इस संधि की शर्तों को कैसे रखा था? नरम रखा था। पहली जो शर्त थी वो थी जर्मन संघ को तोड़ दिया जाएगा, जिससे ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मन से जो है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा था, ऑस्ट्रिया को युद्ध का जो है तावान देना होगा, मीन्स कि जो भी खर्चा हुआ है प्रेशिया का युद्ध में उसका संपूर्ण जो ताना मीन्स पैसा है वो ऑस्ट्रिया को देना होगा। वेनेशिया का प्रांत इटली को प्रदान किया जाएगा। फिर आता है फ्रैंकफर्ट को डाइट को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट आता है होल्स्टीन पर प्रेशिया का अधिकार हो गया। होल्स्टीन पर जो हमने पहले पढ़ा कि केवल और केवल जो है कौन सा सेल्जविक पर जो है वो प्रेशिया का अधिकार हुआ था, परंतु ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होने के बाद होल्स्टीन पर भी जो है वो प्रेशिया का अधिकार हो गया प्रेग की संधि के अनुसार। फिर ये हो गया आपका ऑस्ट्रिया और प्रेशिया का युद्ध जो हुआ था 1866 में। इसमें हमने कुछ कारणों के बारे में पढ़ा, घटनाओं के बारे में पढ़ा और युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी। अब हम पढ़ेंगे आपका फ्रांस और प्रेशिया के मध्य युद्ध जो हुआ था 1870 से 71 ईस्वी तक। अब इसके भी कई कारण थे जिसमें हमने 5-6 कारणों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला आता है मैक्सिको अभियान में नेपोलियन की असफलता। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मैक्सिको में जो है वो नेपोलियन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके कारण जो है नेपोलियन की मैक्सिको में हार हुई और वो बुरी तरह से अपमानित होकर जो फ्रांस लौट आया, जिसके कारण जो है वो उसकी जो शक्ति है वो अधिक से अधिक कम होती गई। दूसरा आता है फ्रांस और प्रेशिया में शत्रुता। फ्रांस जो था हमने पहले भी पढ़ा, जैसे ही सेल्जविक और होल्स्टीन की जो संधि हुई थी उसमें लंदन ने जो था वो कैसे मध्यस्थता का कार्य किया था। इस कारण जो है वो प्रेशिया फ्रांस से जो था वो संतुष्ट नहीं था और वो उसके विरुद्ध था। फिर आता है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण का प्रयत्न। बिस्मार्क ने जो भी युद्ध लड़े हैं अपने जीवन में वो केवल और केवल जर्मनी के एकीकरण और प्रेशिया के सुधार के लिए ही लड़े हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। नेपोलियन द्वारा राइन तट के कुछ प्रदेशों की मांग करना। नेपोलियन ने जो है वो राइन तट के कुछ प्रदेशों की मांग की थी, जिसके कारण जो था प्रेशिया इसके खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि राइन तट के जो प्रदेश हैं वो फ्रांस के अधीन आए, क्योंकि अगर वो फ्रांस के अधीन आ जाते हैं तो ऑस्ट्रिया की जो फ्रांस की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और वो जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में आप यही सब कारण लिख लेंगे थोड़े थोड़े से और आपका एक पॉइंट बन जाएगा। बिस्मार्क की राजनीतिक कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क ये जानता था कि फ्रांस पर
विजय से ही केवल और केवल जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाएगा, क्योंकि जो जर्मनी था वो उसमें एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और प्रेशिया जो था वो नहीं चाहता था कि जो फ्रांस है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आए। समाचार पत्रों की भूमिका, वैसे ही दोनों राष्ट्रों में मतभेद तो हो रहा था, परंतु रही सही कसर वहां के समाचार पत्रों ने निकाल दी। समाचार पत्रों ने एक दूसरे राज्य के विरुद्ध जो है ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे कि दोनों जो थे एक दूसरे की जनता जो है एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। बिस्मार्क की सैनिक शक्ति, ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के बाद जो है वो प्रेशिया की सैनिक शक्ति है, प्रशिया की जो सैनिक शक्ति थी वो काफी अधिक बढ़ गई। अब बिस्मार्क ये अच्छी तरह से जानता था कि उसको फ्रांस पर अधिकार करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को देखते हुए काफी कम समय में ही फ्रांस पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने ऑस्ट्रिया पर सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों पर अपना अधिकार किया, उसको जर्मन राज्य से खदेड़ के भगा दिया था। अब घटनाएं क्या थी फ्रांस और प्रेशिया के युद्ध की? पहली घटना थी, प्रेशिया ने 15 जुलाई 1870 ईस्वी को युद्धारंभ की घोषणा कर दी। फ्रांस को अनेक पराजयों का सामना करना पड़ा और उसके कई नगरों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। युद्ध के बार बार हार के कारण जो है वो रानी जो थी वो फ्रांस छोड़कर भाग गई। फ्रैंकफर्ट की संधि, अब फ्रांस युद्ध में हार गया, प्रेशिया जीत गया। अब कौन सी संधि हुई? ऑस्ट्रिया के साथ हुई प्रे की संधि और यहाँ पर हुई फ्रैंकफर्ट की संधि, जो हुई थी 10 मार्च 1871 को। अब इसके भी कुछ जो है वो शर्तें रखी गई थी, 3 शर्तें रखी गई थी मुख्यतः। जर्मनी की सेना फ्रांस में रखना जो है वो निश्चित किया जाएगा। अब बोला कि जो जर्मनी की सेना है वो फ्रांस में रहेगी। इसका मुख्य कारण ये है कि जब तक जो है वो जो फ्रांस है वो कर नहीं चुका देती है युद्ध का, तब तक जो है वो सेना जर्मनी में रहेगी और जैसे ही जो है फ्रांस थोड़ा थोड़ा अपना कर देती जाएगी, वैसे वैसे ही जो जर्मनी की सेना है वो या प्रेशिया की जो सेना है वो वापस आ जाएगी। जब तक वो कर नहीं देगी, प्रेशिया की सेना का जो सारा खर्च है वो फ्रांस को जो है वो उठाना होगा। फिर आता है फ्रांस को अल्सेस और लोरेन के प्रदेश प्रेशिया को देने पड़ेंगे। उसने 2 प्रदेश मांगे, अल्सेस और जो है लोरेन का। तीसरा था फ्रांस को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 5 अरब फ्रैंक 3 वर्ष में देने होंगे और इसी कारण जो है वो जर्मनी ने अपनी सेना को जो है वो फ्रांस में रखा और जैसे जैसे जो है वो फ्रांस कर देती जाएगी 3 वर्षों में, वैसे वैसे जर्मनी की सेना जो है वो वापिस अपने घर आ जाएगी। अब इसके कुछ परिणाम भी निकले। फ्रांस के द्वितीय साम्राज्य का अंत, जैसे ही फ्रांस और प्रेशिया में युद्ध हुआ और फ्रांस इस युद्ध में प्रेशिया इस युद्ध में विजय हुआ, नेपोलियन का जो भी अपना आधिपत्य था, जो भी उसका जो अपने राष्ट्रों में जो भी उसकी शक्ति थी वो कम हो गई और फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हो गई, जिसके कारण द्वितीय साम्राज्य का अंत हो गया। दूसरा पॉइंट आता है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना। थर्ड आता है जर्मनी का एकीकरण। फोर्थ पॉइंट आता है आपका इटली का एकीकरण। आप इसमें खुद 3 और 4 लाइन्स में क्या से इजिली लिख सकते हैं। और रूस का कृष्ण सागर पर प्रभाव। अब रूस जो था उसने फ्रांस और प्रेशिया के युद्ध में जो है वो लाभ उठाया। उसने क्या किया, क्योंकि प्रेशिया ने उसको बोला था कि आप इस युद्ध में जो है वो नहीं कूदेंगे, इसलिए प्रेशिया को जो है वो कृष्ण सागर जो प्रदेश था वो देना पड़ा रूस को और रूस ने इस युद्ध में जो है वो अपना फायदा उठाया, बिना युद्ध लड़े, बिना किसी मध्यस्थता के। तो ये था बिस्मार्क के जर्मन के एकीकरण की प्रयत्न अथवा प्रेशिया द्वारा लड़े गए युद्ध। अब एक थोड़ा सा टॉपिक रह जाता है, वो है बिस्मार्क की गृह नीति और बिस्मार्क की विदेश नीति। उसके बारे में ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं आगे, 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, मेरे नोट्स थोड़ी भी हेल्पफुल रहते हैं और हाँ ये जो सभी नोट्स हैं उनका आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।